हेलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियरली आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियरली आ रही है? ऑल ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल का जो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे उसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो मुझे पहले बताएंगे कि आप लोग कल क्या पढ़े थे। हमने कल का क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे आप लोग बताएंगे, उसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले। गुड मॉर्निंग। बीम के बारे में पढ़े थे। हमने बात किया था सिंगली रेनफोर्स बीम होता है, डबली रेनफोर्स बीम होता है। सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम में क्या डिफरेंस होता है एक बेसिक तौर पर देखा था हमने, जिसपे हम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बातें कर रहे थे। सिंगली रेनफोर्स बीम में हम सिर्फ रेनफोर्समेंट को सिर्फ टेंशन जोन में लगाते हैं, सिंगल जोन में लगाते हैं, इसलिए सिंगली रेनफोर्स्ड। पहले टेंशन में ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि आरसीसी के अंदर पर यदि हम देखा जाए तो इट इज अ कंपोजिट मेंबर। पहले वो सीमेंट कंक्रीट था, सीमेंट कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, दैट्स व्हाई वी पुट रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन। एंड व्हेन वी फाउंड कि कंप्रेशन जोन भी आपके पास पर वीक हो रहा है, तो हम कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे कंक्रीट को भी, और बचाने के लिए कंप्रेशन में। उसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डबली रेनफोर्स बीम जब पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम, और सिंगली रेनफोर्स बीम के एनालिसिस को देखते हैं कि सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होती है, किस तरह से बिहेव करेगी। ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी तक आप लोगों से बात किया, बीम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि बीम क्या है आपके पास पर, किस तरह की आरसीसी बीम है जिसको आपको पढ़ना है। रेक्टेंगुलर सेक्शन पढ़ा है हमने अभी तक, है ना। उसका शेप चेंज नहीं किया है, अभी शेप चेंज करेंगे तो बताऊंगा क्यों कर रहे हैं शेप चेंज। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने अभी तक पढ़ा है, क्लियर है बात ना। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन पढ़ा है तो हम उसी रेक्टेंगुलर सेक्शन का करते हैं एनालिसिस। क्या करेंगे? एनालिसिस। तो नाउ we are seeing what analysis of सिंगली, या फिर मैं पहले सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में कुछ टर्म्स लिख देता हूं, देन विल डिस्कस द एनालिसिस। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है भाई? सिंगली रेनफोर्स बीम कल बताया था मैंने, याद है? कल बताया था, हाँ सर बताया था। व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज इंप्रूव्ड, और क्या कह सकते हो उसे, और रेनफोर्स्ड बाय एम्बेडमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट to avoid primary tension failure by providing in tension zone such beam is known as singly reinforced beam। ध्यान से पढ़े लाइन, क्या क्या लिखा है मैंने।
व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज इंप्रूव्ड, या फिर अपन उसे बोल सकते हैं रेनफोर्स करना, दोनों में जो भी बोलना चाहे। व्हेन बीम इज रेनफोर्स, ये भी चलेगा। बाय एम्बेडमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, सर स्टील बार क्यों नहीं लिखा? स्टील बार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सबसे अच्छा मटेरियल दैट इज सपोर्टिंग अवर सीमेंट कॉन्क्रीट विच इज हैविंग nearly equal coefficient of thermal expansion with the steel, with concrete, and of cheap and you can say of low cost, that particular material is steel. So उसका फंक्शन होगा रेनफोर्स करना, तो इसलिए मैंने रेनफोर्समेंट लिखा है। ओके, हो सकता है फ्यूचर में उससे अच्छा मटेरियल मिल जाए तो डेफिनेशन लेकिन तब भी वैलिड रहेगी। टू अवॉइड प्राइमरी टेंशन फेलियर, प्राइमरी टेंशन फेलियर कहने का मतलब है कि ये जो बीम रहती है, ये जो आपके पास पर बीम होगी, दिस इज अ बीम which you can see this is the width, this is depth, this is a simply supported beam, दिस इज लेंथ ऑफ बीम। ये लेंथ ऑफ बीम है, ये विड्थ है, ये डेप्थ है। तो जब इस बीम पर यदि आप लोडिंग लगाएंगे देन व्हाट वी सी कि ये जो बीम रहेगी इस तरह से बेंड होता हुआ देखने को मिलेगा। जब ये बीम ऐसे बेंड होता हुआ देखने को मिलेगा तो एक और चीज हमें देखने को मिलेगी, यहां से फेलियर देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट, this is rupture due to bending tension, बेंडिंग टेंशन की वजह से आया हुआ रप्चर। इस रप्चर को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट। मींस हम यदि प्रोवाइड करना चाहें रेनफोर्समेंट तो रेनफोर्समेंट को हम यहां लगाएंगे जहां मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है ना, ये रहेगी किसकी लाइन, रेनफोर्समेंट की सर। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ रेनफोर्समेंट। क्लियर है बात सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? क्या बोल रहे हो सर? जब भी नोट्स पढ़ता हूँ तो बार बार मॉड्यूलर रेशो में डाउट आ जाता है। नोट्स पढ़ने पर नहीं आता मॉड्यूलर रेशो में, क्वेश्चन लगाते टाइम आता है। तक मॉड्यूलर रेशो नहीं बताए आप? हाँ, अभी भी नहीं बताऊंगा सुमित कुमार। मॉड्यूलर रेशो जिस चीज से संबंध रखता है वो अभी हमारे लिए एक काल्पनिक घटना है। जिस दिन वो वास्तविक हो जाएगी उस दिन हम उस बात को भी डिस्कस करेंगे। अभी जिस मेथड का हम को पढ़ रहे हैं उस मेथड का नाम है लिमिट स्टेट मेथड। मॉड्यूलर रेशो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, एक पॉइंट लिखाया था मैंने, कहां लिखाया था? WSM में। मैंने कहा था कि वहां मटेरियल इलास्टिकली बिहेव करते हैं, बोथ कौन से, कंक्रीट और रेनफोर्समेंट। यदि कंक्रीट और स्टील या रेनफोर्समेंट दोनों यदि परफेक्टली इलास्टिक है तभी मॉड्यूलर रेशो का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग कंक्रीट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। यदि कंक्रीट परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो इस
पर्टिकुलर मेथड के संबंध में यदि हम बात करें, देयर इज नो नीड ऑफ डिस्कशन ऑफ मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, मनमोहन सिंह बहुत जल्दी पूछिए भाई। वैसे भी आपको पूछना नहीं चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आपके नाम के जो सबसे बड़े नेता हैं देश के, उन्होंने तो पूछा नहीं। चलिए पूछिए, जल्दी पूछिए। This is tension zone and this is compression zone and this is singly reinforced। क्लियर है? सो ये है सिंगली रेनफोर्स बीम। मुझे लगता है समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए जल्दी पूछे भैया। हाँ मनमोहन सिंह जी, आपने पूछा है क्या सर, बीम हाई टेंशन बार यूज़ करने से क्या होगा? हाई टेंशन बार यूज़ किए जा सकते बीम में, पर डिपेंड करता है। देखो बात ऐसा है, हमें चाहिए बार के अंदर पर स्ट्रेसेस, कौन सी? टेंसाइल स्ट्रेस को रोकना है ना। लेकिन वही बार जब कंप्रेशन में लग जाएगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को रोकेगा। तो हमें जो बार चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है, उसमें उतनी स्ट्रेस अवेलेबल है जितनी स्ट्रेस से यहाँ पर काम चलाया जा सकता है। तो हमें हाई टेंशन करने की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी चीज हो गई कि क्या वो जो बार है, क्या उस बार का आपके कंक्रीट के साथ बॉन्ड बन पा रहा है? क्या टाइम के साथ उसकी स्ट्रेसेस रिड्यूस नहीं होगी? यदि टाइम के साथ स्ट्रेसेस रिड्यूस होगी तो आज हमने लगाया जो 16 mm का सरिया, वो कल को 12 mm की तरह बिहेव कर रहा है ना। मतलब 16 mm के सरिये से जितना स्ट्रेस मिल रहा है वो 12 mm के सरिये के बराबर नहीं, उससे ज्यादा है। लेकिन टाइम के साथ यदि आपके पास पर टेंसाइल स्ट्रेस कम होने लगी, दैट मीन्स कि वहां पर आपके पास पर फ्यूचर में टेंसाइल स्ट्रेस में लॉस देखने को मिलेगा। मतलब रेजिस्टिंग स्ट्रेस कम होती चली जा रही है, लेकिन आपके पास पर जो लोडिंग स्ट्रेस है वो तो कांस्टेंट है। तो लोडिंग स्ट्रेस का डोमिनेशन टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा कहीं लॉस तो देखने को नहीं मिल रहा है। इफ देयर इज लॉस वी कैन नॉट यूज हाई टेंशन। ठीक है, चलिए और क्या था बाबू? ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा। तो सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में कोई भी आप लोगों से बात करे तो आप इतनी डिस्कशन उनसे कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़कर इसी बीम का हम देखते हैं एनालिसिस। क्या देखते हैं? एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ singly reinforced beam। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अब सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस करना। सर एनालिसिस करने का मतलब क्या हुआ? एनालिसिस करने का मतलब क्या हुआ? एनालिसिस करने का मतलब हुआ कि हम ये पता करेंगे कि हमारी जो बीम है इसकी कितनी कैपेसिटी है रेजिस्टेंस करने की। कैपेसिटी कितनी है रेजिस्टेंस करने की? मतलब हमें यह पता है कि सरिया रेनफोर्समेंट कहां लगाया जाएगा। हमें पता है कि स्टील बार, सरिया या रेनफोर्समेंट जो भी आप नाम ले, उसे लगाया जाएगा टेंशन जोन में। ठीक है, लेकिन कितना अमाउंट का लगाया जाएगा? सर 2 बारें लगा दूं क्या? सर 5 बारें लगा दूं क्या? सर 25 बारें लगा दूं क्या? अरे भैया जितनी जरूरत है उतना लगाओ। सर कैसे पता चलेगा जरूरत कितनी है? सर पता कैसे चलेगा जरूरत कितनी है? तो पहले पता करो कि इस जोन में जो कंक्रीट है उसकी कितनी कैपेसिटी है। कंक्रीट से पूछो कि भैया तुम कितना रोक पाओगे, उसी के अकॉर्डिंग सरिया लगाऊंगा। कंक्रीट ने कहा क्यों, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपका जितना मर्जी उतना लगा दो, उससे कोई दिक्कत होगी क्या?
तो हमने कहा कि हाँ भैया दिक्कत होगी, यदि तुमसे ज्यादा रेजिस्टेंस इस जोन का हो गया ना तो ये तो फेल होगा नहीं, तुम ही फेल हो जाओगे। और यदि तुम फेल हुए ना तो तुम्हारा फेलियर का नेचर होता ब्रिटल नेचर, बीम में सडन फेलियर होगा, वहां पर सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। तो कंक्रीट ने कहा अच्छा तो मतलब मेरे रेजिस्टेंस को जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है। हमने कहा उसी की जरूरत है, बस उसी के बेसिस पर ही स्टील लगाया जा सकता है। तो कंक्रीट फिर आपसे पूछता है कि भैया यदि मैंने आपको बता भी दिया तो आप कितना स्टील लगाओगे वहां पर। हमने कहा कि जितना आपका रेजिस्टेंस होगा उतना ही स्टील का रेजिस्टेंस होगा, जितना आपका रेजिस्टेंस होगा कंप्रेशन से उतना ही स्टील रेजिस्टेंस देगा टेंशन से। मतलब आप कर रहे हो 100 किलो न्यूटन मीटर का रेजिस्टेंस दे पा रहे हो तो स्टील भी बॉटम से कितना देगा, 100 या उससे कम। उससे कम क्यों सर? यदि 100 से कम यदि वो रहेगा तो कंक्रीट जब तक फेल होगा उसके पहले ही स्टील फेल कर जाएगा। मान लीजिए कंक्रीट रेजिस्टेंस दे रहा है 100 किलो न्यूटन मीटर का, 100 किलो न्यूटन मीटर का रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? कंक्रीट दे रहा है। और स्टील दे रहा है कितने का? 80 का दे रहा है। तो क्या होगा, जैसी लोड लगेगा 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 75 तक तो दोनों रेजिस्टेंस कर लेंगे। जैसी 80 होगा, जैसी 80 की मूवमेंट आएगी तो 80 की मूवमेंट आएगी तो मूवमेंट की वजह से टॉप में आएगा कंप्रेशन और मूवमेंट की वजह से आएगा टॉप में टेंशन ऑफ सेम अमाउंट का आएगा। 80 किलो न्यूटन मीटर की मूवमेंट से जो टॉप में और बॉटम में स्ट्रेस आई तो टॉप में तो कंक्रीट झेल लिया। कंक्रीट बोला मेरी तो लिमिट 100 तक की झेलने की थी, तुम्हें क्या हुआ? इसने कहा नहीं मेरी तो 80 तक की झेलने की थी, मैं कर रहा हूं फेल। हमने कहा अरे यार तुम फेल करोगे तो बीम फेल नहीं होगी। इसने कहा बीम तो फेल होगी लेकिन मेरे नेचर की तरह फेल होगी। अरे भाई तुम्हारा नेचर कैसा है? मेरा नेचर, मैं तो भैया डक्टाइल मटेरियल हूं, मैं डक्टाइल फेलियर शो करूंगा, लार्ज डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग। हमने कहा कि अच्छा तुम लार्ज डिफॉर्मेशन करोगे, मतलब कंक्रीट कह रहा है कि तुम्हारे साथ अब मैं भी फेल करूंगा क्योंकि शेप तो मेरा भी तुम्हारे साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम दोनों के बीच में बॉन्ड है। तो इसीलिए इस सेक्शन का फेलियर जो होगा वो डक्टाइल नेचर का देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगेन आई एम सेइंग कि हम अप्लाइड मूवमेंट नहीं निकाल रहे। वो तो सोमोटॉस में कर लिया ना बाबा, वो सोमोटॉस में कर लिया, उसको यहां क्यों पढ़ेंगे? अभी हम जो निकालने वाले हैं वो ये निकालने वाले हैं, हम कंक्रीट से पूछने वाले हैं कि भैया सुनो हमारी बात, हम स्टील लगाने का सोच रहे हैं तुम्हारे टेंशन जोन में, बताओ तो कितना लगाएं? तो कंक्रीट कहेगा जितना मन है उतना। हमने फिर समझाया उसको कि नहीं नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, यदि हमने अपनी मर्जी से लगा दिया तो ये हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ, हमने यदि मर्जी से लगा दिया तो हो सकता है इसकी स्ट्रेंथ आपसे ज्यादा हो जाए, और आपसे ज्यादा यदि इधर की स्ट्रेंथ हो जाएगी कंक्रीट भैया तो तुम फेल करोगे। स्टील टेंशन जोन से फेल नहीं करेगा, तुम्हारा फेलियर ब्रिटल अनसेफ कहलाएगा, और हम नहीं चाहते बिल्डिंग में अनसेफ यदि सिचुएशन क्रिएट हो। क्लियर है? तो इसीलिए हम इस जोन के सरिये के लिए कंप्रेशन जोन की स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश करते हैं, और उसी को बोला जाता है एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स्ड बीम, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। दैट मींस वी आर ऑब्टेनिंग, दैट मींस हम ये पता करने की, हमारी जो जिज्ञासा है वो ये पता करने की है कि भैया हम यदि स्टील लगाएंगे तो कम से कम कंक्रीट कितनी हमें वहां पर रेजिस्टेंस दे रहा है। कहीं कंक्रीट को तो सरिये नहीं लगाना है, ये तो पता करो। लगाना का तो काम कर लेंगे, उसका काम होता है डिजाइन, लगाने वाला काम तो कर लेंगे, लेकिन पता तो करो कि लगाना है भी या नहीं। क्लियर है यहां तक की बात सभी को? सभी को बात यहां तक की क्लियर है? क्लियर है? शंकाओं के बादल तो नहीं है, डाउट का माहौल तो नहीं बना हुआ है? ठीक है, चलिए सब क्लियर है ना? ऑल क्लियर नहीं कर लेना है ना? रीसेट का बटन दबा दिए सर, रीसेट हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं पता सर, अब जीरो से स्टार्ट करो, वो नहीं करना। चलो तो चलिए हम बात करते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की। तो मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था सर आपने? मैंने आपको बताया था जब भी बीम को डिस्कस किया जाता है, ये जो बीम है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखोगे क्या भाई? बताओ। हाँ सर देख लेंगे, बताओ तो सही क्या देखना है ध्यान से। कि मैं बोल रहा हूं भाई कि ये है आपके पास पर बीम, ठीक है सर, ये है बीम। अब मैं कह रहा हूं कि यदि ये बीम बेंड होती है, ये बीम बेंड होती है, तो बीम बेंड कराओ सर। बीम बेंड कराने की जगह मैं पहले आपको बोलूं कि इस बीम के अंदर पर यदि बेंड होगा तो ये होगा, कौन सा जोन होगा? ये कंप्रेशन जोन होगा। यदि लोडिंग टॉप से लग रही है, यदि लोडिंग यहां से लग रही है, लोडिंग कुछ यहां से लग रही है, तो ये कंप्रेशन जोन हो जाएगा एंड ये टेंशन जोन हो जाएगा।
क्लियर है? चलिए, तो इस बीम को बेंड कराया हमने, तो बीम को बेंड कराया तो बीम ऐसी दिखेगी भाई? हाँ सर, ऐसी ही दिखेगी। तो ये कौन सा जोन हो जाएगा? कंप्रेशन। और ये कौन सा हो जाएगा? टेंशन। तो जरूरी नहीं है बीम का ये व्यू देखा जाए, हम क्रॉस सेक्शन देखकर भी बता सकते हैं कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा। क्लियर है? तो साइड व्यू की जरूरत के बगैर हम छोटे से डायग्राम से भी डिस्कस कर सकते हैं। छोटा सा डायग्राम कौन सा? क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल डायग्राम देखकर भी हम बता सकते हैं। तो हम जब सुटेबिलिटी देखते हैं कि कौन सा डायग्राम बनाया जाए, तो हमने कहा सर कोई भी बना दो, ये इससे छोटा सा डायग्राम, इससे भी वही चीज समझ आता है, तो क्या मतलब सर इतना बड़ा बनाकर। ठीक है ना? तो इसलिए मैं जब भी डायग्राम बनाऊंगा तो कौन सा बनाऊंगा वो आप लोग को पता रहना चाहिए। ठीक है? ठीक है बाबा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अ बीम, एक बीम है, ठीक है। इस बीम में रिइंफोर्समेंट लगे हुए हैं, डायमेंशन है कुछ कुछ, उनका नाम लिख लेते हैं हम। दिस इज विड्थ ऑफ बीम, दिस इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, और ये कौन सी डेप्थ हो गई? ये कौन सी डेप्थ हो गई? स्मॉल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ हो गई। ठीक है, अपन इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए, सो दिस इज, इसे कौन सा डायग्राम बोला जाएगा? क्या हीरो, इसे कौन सा डायग्राम बोला जाएगा? सर किसको? ये वाले को। सर इसे बोला जाएगा क्रॉस सेक्शनल डायग्राम। क्रॉस सेक्शनल डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम के बाद में बात करता हूँ, स्ट्रेन डायग्राम बनाता हूँ। अब स्ट्रेन बिहेवियर कैसा था? पहला अजम्पशन लिखा था। स्ट्रेन डायग्राम कैसा था? पहला अजम्पशन लिखा था। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, स्ट्रेन बिहेवियर कैसा था? पहला लिखा था अपन ने। लीनियर था सर, बिल्कुल लीनियर था। चलो लीनियर था तो बनाते हैं डायग्राम। यहां पर देखने को मिल रहा है आपको क्या है? ब्लू लाइन से क्या देखने को मिल रहा है? सर ये न्यूट्रल एक्सिस देखने को मिल रही है। ऊपर वाला जोन कौन सा हो गया? सर ये कंप्रेशन जोन हो गया। और नीचे वाला जोन कौन सा हो गया? सर ये टेंशन जोन हो गया। क्लियर है बात? ऊपर वाला कौन सा? सर कंप्रेशन जोन। नीचे वाला कौन सा? टेंशन जोन हो गया।
हमने पढ़ा था सेकंड अजम्पशन, ये पहला अजम्पशन लीनियर रिलेशन हो गया। सेकंड अजम्पशन क्या था? कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर कहां पर कंप्रेशन जोन में स्ट्रेन कितना होगा? 0.0035 होगा। ये अपन ने माना था अजम्पशन, वो लिख दिया अपन ने 0.0035। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम भी बन गया। सर ये स्ट्रेन डायग्राम बॉटम तक क्यों नहीं बना? सर ये आपने सेंट्रॉइड ऑफ द बार तक ही क्यों बनाया? सेंट्रॉइड ऑफ द बार तक ही बनाया, जबकि टॉप में तो पूरा ऊपर तक बनाया। क्योंकि इस जोन का पूरा कंक्रीट रेजिस्टेंस दे रहा है। क्लियर बात? इस जोन में कंक्रीट की स्ट्रेंथ को नेग्लेक्ट किया है। दूसरी बात। तीसरी बात है कि कोई भी मटेरियल मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहां से देगा? बार पूरे जोन में नहीं लगा है, बार एक पोजीशन में लगा है, और बार सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां से ऑफर करेगा? सर उसके सेंट्रॉइड से ऑफर करेगा। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यदि वो अपने सेंट्रॉइड से ऑफर करेगा तो हमने जो मैक्सिमम स्ट्रेन है, हमने कहा कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन आएगी, मतलब जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होगी मटेरियल से, दैट इज फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द बार। दैट इज फ्रॉम दी सेंट्रॉइड ऑफ द बार। इसके नीचे जाएंगे तो मटेरियल जो है आपके पास पर स्टील, जो इसके नीचे, ये जो स्टील है ना, इसके नीचे जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। तो इसके नीचे जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास पर कम होता चला जाएगा। इसीलिए हमने रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग ये नहीं बनाया। क्लियर है? तो सर ये डायग्राम या ये सब चीजें किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम जो एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षमता कितनी है एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के रेजिस्टेंस करने की। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम टू ऑफर रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग। ठीक है, चलिए, तो ये डायग्राम कौन सा हुआ हीरो? ये डायग्राम हो गया सर हमारा स्ट्रेन डायग्राम हो गया। कौन सा डायग्राम हो गया सर? स्ट्रेन डायग्राम हो गया। अब चलिए स्ट्रेस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस डायग्राम के बारे में। सर स्ट्रेस डायग्राम कौन सा? अरे बाबा ये वाला बनाया था क्या? ये ऐसा अपन ने कंक्रीट का ऐसा माना था क्या? आइडियलाइज कर्व कुछ थी क्या? सर आइडियलाइज क्यों यूज करेंगे, एक्चुअल क्यों नहीं यूज करेंगे? अरे भैया एनालिसिस कर रहे हैं किस मेथड के बेसिस पर? लिमिट स्टेट मेथड के बेसिस पर। तो लिमिट स्टेट मेथड के जो जो अजम्पशन है वो पूरे मानने पड़ेंगे। एक्चुअल चीजों को छोड़कर लिमिट स्टेट मेथड के अजम्पशन मानने पड़ेंगे। इसीलिए हम यहां पर क्या मानेंगे? अजम्पशन जो माना गया है कॉन्क्रीट का और स्टील का। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर इस पॉइंट पर स्ट्रेन कितना था हीरो? बताओ भैया अंकित, कितना था स्ट्रेन इस पॉइंट पर? है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायग्राम था उस पे यहां पर अंकित भैया स्ट्रेन कितना था बताओ? अरे विपुल बताओ, विपिन, मनीष, जितेंद्र, ऋषिकेश, संदेव, बताओ भाई कितना था? बिल्कुल सर 0.0035 था। जो 0.0025 प्लस समथिंग बोल रहे हैं वो स्टील और कंक्रीट में समझ ही नहीं पाए हैं। दो चीज अलग अलग होती है। अरे दो चीज अलग अलग होती है कि नहीं होती है? होती है ना। अरे भाई एक इंजीनियर होता है जो बेरोजगार होता है, और एक कॉमर्स वाला होता है जो कुछ होता ही नहीं है ना। उन दोनों में जो डिफरेंस है ना, बस उतना ही डिफरेंस है स्टील और कंक्रीट में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई दोनों को मिला दिया। ठीक है, यहां पर स्ट्रेन कितना था सर? ये तो प्रूफ स्ट्रेन है सर 0.002, ये तो प्रूफ स्ट्रेन है सर। ठीक है 0.002। ठीक है संदेव? हाँ सर क्लियर है। यदि ये क्लियर है तो अब देखो इसी डायग्राम को मैं कैसे बना रहा हूं। इसी डायग्राम को कैसे बना रहा हूं? कैसे बना रहे हो सर? अब मैं इस डायग्राम को ना थोड़ा सा पलटने का कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं इसकी मिरर इमेज करने वाला हूं, जस्ट मिरर इमेज। अब ये हो पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो नहीं पा रहा है ये अभी मुझसे इधर पर। बस मैं इस डायग्राम की मिरर इमेज कर रहा हूं। कोई फर्क होगा क्या उससे? नहीं आएगा सर। अरे क्यों कर रहे हो सर आप? अरे बाबा इधर पर क्या लिखा है मैंने? इधर पर क्या लिखा है सर? स्ट्रेन लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि इस एक्सिस पर मुझे क्या देखने को मिले? स्ट्रेन देखने को मिले। इस एक्सिस पर स्ट्रेन देखने को मिले कि मैं स्ट्रेन को डिनोट कर सकूं, है ना। एक्सिस बोल रहा हूं मैं, यहां पर स्ट्रेन को मेंशन कर सकूं। अच्छा सर तो इसे कैसे करोगे आप? इसे कैसे करोगे आप? तो मैं इसको तो हटा रहा हूं अभी, यहां पर नया ही चीज बना देता हूं, है ना।
दिखेगा? समझ आया? समझ आया भाई? इस पॉइंट पर स्ट्रेन कितना है सर? लिखा हुआ है बगल में तो 0.0035। और यहां पर कितना स्ट्रेन है? यहां पर कितना सर? उसको यहां लिख दो आप, कितना है यहां पर? 0.002 है। क्लियर है? क्लियर है बाबा? हाँ सर क्लियर है। यदि यहां पर स्ट्रेस पूछा जाए तो स्ट्रेस कितनी होगी सर? ये समझ नहीं आ रहा है डायग्राम में, इसको सही सीधा कर लेते हैं अपन, इसको सीधा कर लेते हैं। अब समझ आएगा? अब समझ आएगा? सीधा हो गया। हाँ सर सीधा हो गया। तो यहां पर स्ट्रेस सर, इसको इधर पर लिखते थे आप, इसको सर आप इधर पर लिखते थे, यहां पर लिखते थे 0.45 FCK। अरे तो यहां पर मतलब टोटल स्ट्रेस कितनी है आपके पास पर? रेजिस्टिंग 0.45 FCK। क्लियर है? ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, तो यहां भी मेंशन कर सकता हूं कितना? 0.45 FCK। मतलब जब स्ट्रेन 0.0035 मिलेगी तब ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस मिल सकता है कंक्रीट से। कितना मिल सकता है? ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है कंक्रीट से रेजिस्टेंस कितना मिल सकता है भैया? कंक्रीट से ज्यादा रेजिस्टेंस मिल सकता है सर 0.45 FCK। ये कौन सा डायग्राम हो गया? ये हो गया स्ट्रेस डायग्राम। सर आपने तो सिर्फ कंक्रीट का बनाया सर। अरे सर बात तो सुनो। हाँ क्या है भाई? सर ये तो आपने सिर्फ कंक्रीट का बनाया, स्टील का क्यों नहीं बनाया? अरे बाबा बात तो समझो, स्टील कहां पर है, स्टील किस पोजीशन पर है? क्या स्टील पूरे जोन में लगा है क्या? नहीं सर पूरे जोन में तो नहीं लगा। कहां लगा है सर? एक पोजीशन में, छोटी सी पोजीशन में लगा है। तो उस पोजीशन में स्ट्रेस डायग्राम बनाओ, उस पोजीशन में स्ट्रेस डायग्राम बनाओ। सर वो तो बहुत छोटा सा बनेगा, तो मत बनाओ। अच्छा सर नहीं बनाए? हाँ बिल्कुल नहीं बनाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस कौन दे रहा है सर? स्टील दे रहा है। स्टील क्या पूरे जोन से रेजिस्टेंस दे रहा है या एक लेवल पर दे रहा है? सर एक लेवल पर दे रहा है। तो उसी लेवल पर, उस छोटी सी लाइन पर डायग्राम बनाओ। सर वो तो बहुत छोटा बनेगा, दैट इज नॉट विजिबल। तो मत बनाओ ना, क्या जरूरत है स्ट्रेस डायग्राम बनाने की? आपको तो फिलहाल मतलब है किससे? रेजिस्टेंस से। ये कंक्रीट कितना रेजिस्टेंस दे सकता है। आ रही है बात समझ में? बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। क्लियर है? क्लियर है भैया? देखो 35 लोग दिख रहे हैं मुझे मिलाकर, मतलब 34 है। 34 यस नो हाँ ना आना चाहिए। या फिर चाय पी रहे हो चाय पियो, नाश्ता कर रहे हो नाश्ता करो, इंस्टा चला रहे हो इंस्टा चलाओ, रील बना रहे हो रील बनाओ, है ना? मोदी जी वाह, मोदी जी वाह चल रहा है वो करो, जय राहुल गांधी जी की वो चल रहा है वो चलाए, है ना? या फिर केजरीवाल बन जाए, या तो इधर ही ध्यान दो। इधर ध्यान दोगे तो एक चीज का गारंटी है, सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस कभी नहीं जाएगा, और उधर का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है चलिए, तो यहां पर देखते हैं अपन। ठीक है सर, अब बात करते हैं कंप्रेशन जोन में क्या होगा, टेंशन जोन में क्या होगा। कि जब भी अब बात ध्यान से सुने सर, जब भी लोडिंग लगेगी, अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, है ना? कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, सर किस बारे में बात चल रही है, हमको समझे नहीं पा रहे हैं सर, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम तो ऐसा हुआ कि आरसीसी का एक दो कंसेप्ट मिस हुआ, उसके बाद तो फिर ऐसा लगा कि दुनिया ही खत्म हो गई है। ये बीम है, ये बेंड करी कि नहीं करी? ये बीम बेंड करी है नहीं करी? बताओ, बेंड करी या नहीं करी? सर लग तो रहा है, अब आप बोलोगे तो नहीं बोल देंगे, नहीं नहीं भाई बेंड कर रही है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है सर दिख रहा है। आप चाहते हो क्या बीम बेंड करे? पहली बात बताओ, आप चाहते हो क्या बीम बेंड करे? आप चाहते हो क्या बीम बेंड करे? आप चाहते हो क्या? नहीं सर हम काहे चाहेंगे सर, बीम तो बेंड ना करे तो बढ़िया है, बीम बेंड ना करे तो वो तो बढ़िया ही सबसे। तो हमने क्या चाहा, हमने ये चाहा कि ये जो बीम थी ये बेंड हो रही थी, इस बीम पर जैसी बेंड हुआ तो टॉप में कंप्रेशन आ रहा था, टॉप में कंप्रेशन आ रहा था, और बॉटम में क्या आ रहा था हीरो? बॉटम में सर टेंशन आ रहा था, बॉटम में आ रहा था टेंशन। तो ये एक्शन है या रिएक्शन है? ये एक्शन है या रिएक्शन है? जल्दी बताइए, लोडिंग की वजह से ये एक्शन है या रिएक्शन है?
ये रिएक्शन है बाबा, ये रिएक्शन दिख रहा है क्या? सर लोड लगाया, लोड की वजह से इस तरह की एक्शन देखने को मिली, है ना। रिएक्ट, ये बीम रिएक्ट कब करेगी? ये बीम रिएक्ट क्या करेगी? सर ये बीम रिएक्ट करेगी कि बीम ना कंप्रेशन में कंप्रेशन नहीं होने देगी और टेंशन में टेंशन नहीं होने देगी। दैट इज द रिएक्शन। व्हेन यू पुट लोड यू सी बेंडिंग। व्हेन यू पुट लोड इन अ बीम, जब बीम पर लोड लगाओगे तो बीम बेंड हो जाएगी। आप क्या चाहते हो कि बीम रिएक्ट करे, बीम रेजिस्ट करे, तो बीम कैसे रेजिस्ट करेगी, बीम कैसे रिएक्ट करेगी? तो बीम को क्या करना होगा? टॉप में क्या रोकना होगा? कंप्रेशन। और बॉटम में क्या रोकना होगा? बॉटम में क्या रोकना होगा? बॉटम में क्या रोकना होगा? टेंशन। टेंशन रोकना होगा सर, ठीक है। बॉटम में टेंशन रोकना होगा। सर ये बेंड हो रहा है कैसे पता चला? अरे बाबा ये दिख रहा है ना, ये देखो, ये टेंशन फोर्स बाहर जा रहा है और वही फोर्स कंप्रेशन बनकर अंदर आ रहा है। उतने ही अमाउंट का फोर्स, उतने ही अमाउंट का फोर्स कंप्रेशन बनकर अंदर आ रहा है। क्लियर है? तो इसी की वजह से हो रही है क्या? बेंडिंग हो रही है। तो सर बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट की जा सकती है क्या? हां भाई बिल्कुल की जा सकती है। सर कैसे करेंगे कैलकुलेट? अरे भाई ये एक्शन फोर्स है, ये क्या है? एक्शन फोर्स। तो एक्शन मूवमेंट या अप्लाइड मूवमेंट निकाल सकते हैं। अप्लाइड मूवमेंट कितनी हो जाएगी हीरो? अप्लाइड मूवमेंट कितनी हो जाएगी हीरो बताओ? सर अप्लाइड मूवमेंट हो जाएगी, ये रहा दोनों के बीच का लिवर आर्म, ये रहा दोनों के बीच का लिवर आर्म रहा सर, ठीक है? ठीक है, चलिए, हां सर ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस बीम में, ये जो बीम है, इस बीम से हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीदें यहां पर बनी हुई हैं कि जो आपके पास पर कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन जोन का कंक्रीट टॉप से कंप्रेशन फोर्स को रेजिस्ट करे। कौन से कंप्रेशन फोर्स को? ये जो कंप्रेशन फोर्स दिख रहा है आपको, ये जो कंप्रेशन यानी टेंशन फोर्स दिख रहा है ना, तो इस कंप्रेशन फोर्स को रेजिस्ट करे। कौन रेजिस्ट करेगा इस कंप्रेशन फोर्स को? इस कंप्रेशन फोर्स को रेजिस्ट करेगा कौन? कंक्रीट करेगा। और हम साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि बॉटम में जो टेंशन आएगा ना, बॉटम में जो टेंशन आएगा उस टेंशन फोर्स को कौन रेजिस्ट करे? बॉटम में टेंशन फोर्स को कौन रेजिस्ट करे? स्टील रेजिस्ट करे। ठीक है। सो दिस डायग्राम इज, ये डायग्राम कौन सा है सर? ये डायग्राम क्या बता रहा है? ये जो डायग्राम अपन ने बनाया है ये रेजिस्टिंग स्ट्रेस का बनाया है, और ये जो मैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये एक्शन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब इसको मैं थोड़ा और डायग्राम को बताता हूं। ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस। तो आपने देखा इस बीम के अंदर कि जैसे ही आप लोड लगाते हैं, जैसे ही आप क्या लगा रहे हैं सर? लोड लगा रहे हैं, वैसे ही टॉप में क्या देखने को मिल रहा है? कंप्रेशन। और बॉटम में क्या देखने को मिल रहा है? टेंशन। ये देखने को मिल रहा है। इस डायग्राम को इधर ना बनाकर उधर बना देता हूं, है ना, तो थोड़ा और समझ में आएगा। यहां पर कंप्रेशन, यहां पर टेंशन मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस मिले। हमें क्या मिले? रेजिस्टेंस मिले। तो बॉटम से इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा और टॉप से इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो टॉप में कंप्रेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे कर दूंगा कि सर टॉप में मिले क्या? कंप्रेशन। और बॉटम में क्या मिले? टॉप में क्या मिले? इसके अगेंस्ट पर रेजिस्टेंस। तो ये हो गया कंप्रेशन। इसका सो दिस इज व्हाट? दिस इज रिएक्शन। किसने दिया? बाय कॉन्क्रीट, मतलब मटेरियल ने रिएक्शन दिया, ठीक है। ये क्या हुआ? ये टेंशन रेजिस्टेंस। ये क्या हुआ? रिएक्शन मिला। किसने दिया भैया रिएक्शन? रिएक्शन बाय सर, रिएक्शन बाय स्टील। कंक्रीट तो देगा ही नहीं सर। अजम्पशन नंबर 5वां तो यही बोलता है ना, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को नेग्लेक्ट करना है। तो ये आपके पास पर क्या हुआ? ये रेजिस्टेंस दिया स्टील ने और ये रेजिस्टेंस दे दिया कंक्रीट ने। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि भैया कंक्रीट कितना रेजिस्टेंस दे रहे हो ये तो बताओ। स्टील से पूछा, अरे तुमको छोड़ो, तुम्हारा तो पता है, तुम्हारा रेजिस्टेंस तो हमें पता है क्योंकि तुम्हें तो हमें ही लगाना है ना, लेकिन कंक्रीट तो लग चुका है। कंक्रीट से पूछना पड़ेगा कि तुम कितना करोगे।
है ना। और ये क्या है, दिस इज एक्शन बाय लोडिंग, दिस इज एक्शन बाय लोडिंग। ठीक है, क्लियर है बात। सर ये जो कंप्रेशन टेंशन है इसकी वैल्यू सर्टेन रहती है, फिक्स रहती है, या कम हो सकती, बढ़ सकती है? सर ये इधर से जो है इसकी वैल्यू कम हो सकती, बढ़ सकती है क्या? ध्यान रखो, ये जो है ये पूरा ये पूरी चीज किस पर डिपेंड करती है? लोडिंग पर। किस पर डिपेंड करती है हीरो? सर लोडिंग पर। लोडिंग पर जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा बेंडिंग, उतना ज्यादा कंप्रेशन, उतना ज्यादा टेंशन। और लोड बढ़ा और कंप्रेशन बढ़ेगा, और लोड बढ़ा और कंप्रेशन टेंशन बढ़ेगा, और लोड बढ़ा कंप्रेशन टेंशन बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। यहां पर ऐसा होगा क्या? सर ऐसे ही होगा ना, जितना लोड बढ़ाओगे उतना कंप्रेशन उतना रेजिस्टेंस। अरे नहीं नहीं, ये तो मटेरियल लग चुका है। मटेरियल की एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है। यहां से कंक्रीट एक लिमिट के बराबर ही रेजिस्टेंस दे पाएगा। आप लोड तो कितना भी लगा सकते हो लेकिन रेजिस्टेंस आपका लिमिटेड मिलेगा। आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? यहां से जो रेजिस्टेंस रहेगा उसकी लिमिट रहेगी। अच्छा सर मतलब M20 करेंगे यूज कंक्रीट तो उसकी लिमिट अलग होगी, M30 की अलग होगी। अरे बिल्कुल बात सही है, बट सर सबका स्ट्रेन तो फिक्स है ना, 0.0035। अरे बाबा स्ट्रेन फिक्स हो जाने से रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता ना। अरे सर कैसे फिक्स नहीं होता? अरे बाबा स्ट्रेन 0.0035 पर M20 20 इंटू 0.45 कितना आता है? 9 मेगा पास्कल आता है। हाँ सर आता है। और यहीं पर यदि 100 यूज करेंगे तो 100 इंटू 0.45 तो 45 मेगा पास्कल आएगा। तो आप यदि M20 यूज करते तो 9 मेगा पास्कल और M100 यूज करते तो 45 मेगा पास्कल की स्ट्रेस मिलती है। तो अलग अलग ग्रेड का कंक्रीट तो अलग अलग रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? समझ आ रही है? कान में जा रही है बात तो दिमाग तक पहुंच रही है, या रास्ते में कहीं ब्लॉकेज है? क्लियर है? तो अब मुझे आप लोग समझाएं, अब आप लोग मुझे समझाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम इस एक्शन को पढ़ रहे हैं या हम इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, या हमें पढ़ना क्या है? चलो पढ़ना क्या है, एक्शन को पढ़ना है या रिएक्शन को पढ़ना है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एक्शन को पढ़ना है या रिएक्शन को पढ़ना है? जल्दी बताइए। नहीं बाबा, नहीं भाई। कामेश सिंह, ऋषिकेश, मिस्टर AY88613, एक्शन नहीं पढ़ना है। अरे ये तो पढ़ लिया ना सोम में, ये तो पढ़ लिया ना टॉस में। सर बीम बनाओ, लोड लगाओ, मूवमेंट निकालो, ये तो पढ़ लिया वहां पर। यहां पर यह पढ़ना है कि जब उसी बीम के अंदर पर जब मटेरियल लगाया जाएगा कंक्रीट, तो हम कंक्रीट का कितना रेजिस्टेंस देखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और यह पता करेंगे फेल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो फेल होगा या नहीं होगा वो तो डिजाइन की बात है, लेकिन हम यहां पर यह पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर है बात? अरे क्लियर है बात? ऋषिकेश ठीक, चलिए तो इसके इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। सर रब मत करिए, हमको याद रखने में आसानी होगी। अरे भैया याद क्या रखना है, बहुत बेसिक सी चीज है, समझ में आना चाहिए। और ये समझ नहीं आया ना तो इसका मतलब ये है कि अपने घर के रास्ते को हाथ में मैप बनाकर याद रखते हो, कहीं भूल ना जाओ। ये सिविल इंजीनियरिंग का रास्ता है, आपका आरसीसी का रास्ता है ये पढ़ने का, ठीक है। चलिए तो सर ये है कंप्रेशन, ये है टेंशन, और कंप्रेशन फोर्स ये रेजिस्टिंग कंप्रेशन फोर्स है। ये कौन ऑफर करेगा? कंक्रीट। ये कौन ऑफर करेगा? स्टील। तो हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन रेजिस्टेंस बाय ये कौन सा फोर्स है? कंप्रेशन फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है? दिस इज टेंशन फोर्स।
कौन ऑफर करेगा सर? कंक्रीट। वो कौन ऑफर करेगा सर? ये कौन ऑफर करेगा? स्टील। और वो कौन ऑफर करेगा? कंक्रीट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमें पता है सर, इसको हमने पढ़ रखा है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या हम? इसे हम बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं इसे? लीवर आर्म। ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है ना? Z से डिनोट कर दो, LA से डिनोट कर दो, जिससे डिनोट करना कर दो। ठीक है सर, कर दिया। अब बात होती है मूवमेंट निकालने की। हमें क्या पता है, वो जो मैंने पिछले डायग्राम बताए थे ना, एक बीम वाला और उसके बगल में रिएक्शन, तो एक्शन में क्या पता चलता है? और हमेशा क्या होना चाहिए? एक्शन के बराबर रिएक्शन होना चाहिए। इवन हम तो चाहते हैं कि रिएक्शन ज्यादा अवेलेबल हो, भले ही यूज ना हो। पहली बात, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन कभी ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा एक्शन के बराबर ही होगा। मैं भी मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमेशा रिजर्व्ड रिएक्शन होना चाहिए। मान लीजिए कल को एक्शन फोर्स बढ़ गया तो रिएक्शन रिजर्व्ड में अवेलेबल होना चाहिए। मतलब यहां पर आपके पास पर, इसको यदि मैं लिखना चाहूं, इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो जो होगी अप्लाइड मूवमेंट, वो हमेशा कम होनी चाहिए किससे? आपके पास पर रेजिस्टिंग मूवमेंट के होनी चाहिए। हाँ सर होनी चाहिए। ऐसे होने से क्या होगा? ऐसा होने से बीम का सेक्शन कभी भी फेल नहीं करेगा। सर कहां से फेल नहीं करेगा? टेंशन से। अरे बाबा टेंशन में तो स्टील जितना लगाना लगा सकते हैं ना, कंप्रेशन से। अरे कंक्रीट की बीम, कंक्रीट की बीम जो है वो कंक्रीट को ही फेल होता ना देखे। मतलब बीम बनाया कंक्रीट की और अब कंक्रीट ही फेल कर गया। अरे बात समझ में? मतलब खुद पढ़ाने गए अपने फ्रेंड्स को, वो तो पास कर गए, खुद ही फेल कर गए। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि कंक्रीट को ने कहा कि भैया मैं तो फेल नहीं होऊंगा, स्टील लगाओ, स्टील लगाया कंक्रीट को, अरे यार नहीं फेल हो गया। तो हमने पहले कंक्रीट से पूछा कि तुम्हारी क्षमता कितनी है वो बताओ, और तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा रेजिस्टेंस हमेशा किससे ज्यादा रहना चाहिए? अप्लाइड से। बट सर अभी आप थोड़ी देर पहले बोले थे कि ये सर्टेन होता है और ये होता है सर अनसर्टेन। मतलब सर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अप्लाइड मूवमेंट यदि सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग जाए तो मूवमेंट कैसे निकाली जा सकती है? सर सिंपली सपोर्टेड बीम में यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग जाए तो वहां पर मूवमेंट निकाली जा सकती है WL²/8, है ना? और हम चाह रहे हैं कि यहां से रिएक्शन जो हो वो इससे ज्यादा हो। सर लोड की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। सर मान लीजिए आज मेरे घर पर फर्स्ट फ्लोर पर मैं रहता हूं अकेला, ग्राउंड फ्लोर पर पूरी फैमिली, फर्स्ट फ्लोर पर अपन अकेला। अपन गए थे पढ़ने के लिए। कहाँ गए थे? अरे कहीं गए होंगे, किसी शहर गए होंगे। घर वालों ने कहा कि अरे बेटे को इंजीनियरिंग कराते हैं, बढ़िया लोन वोन लेकर बेटे को भेज दिया, या फिर घर में कहीं अच्छा रखा होगा पैसा वैसा, वो सब लगाकर भेज दिया। लगा लड़के पर अपना उज्जवल भविष्य देखने को मिला कि नहीं ये वंश को आगे ले जाएगा, दुनिया में कुछ नया चीज़ देगा। तो उन्होंने दुनिया में नई चीज़ दे दी, बेरोजगारी दे दी। तो स्टूडेंट गया भैया, अपन गए और जाकर अपन ने बीटेक कर लिया। बीटेक करने के बाद जब रिटर्न आए तो घर वाले बोले कि क्या बेटा जॉब आपका? बोले नहीं जॉब नहीं, हम सोच रहे हैं SSC JEE निकालेंगे, हम याला JEE निकालेंगे, वाला JEE निकालेंगे, है ना? तो घर वालों ने कहा ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? बोले उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मुझे माहौल बनाकर देना आप लोग को, क्योंकि मैं हूँ इंजीनियर। अब इंजीनियर का क्या एक लेवल होता है, इंजीनियर ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठकर पढ़ लेगा। अरे यार मेरा ये लेवल है। वो भले वो स्टूडेंट बोल रहा है जो हॉस्टल में ना, मतलब एक रूम में 8 लड़के रहते थे, ये वो बोल रहा है इसको माहौल चाहिए। घर वालों का ठीक है भैया, बेटा बोल रहा है पढ़ाई के लिए, तो उसको माहौल बनाकर दे दिया। उसको माहौल बनाकर दे दिया कि चलो तुम फर्स्ट फ्लोर पर रहो, टेंशन फ्री रहो। लड़के ने कहा वेंटिलेशन चाहिए मुझे। तो घर वालों ने कहा ठीक है वेंटिलेशन तो होगा ही घर पे। नहीं बोले वेंटिलेशन, क्योंकि इंजीनियरिंग में कुछ चीज़ें सीख ली हैं जिसके लिए वेंटिलेशन की भी जरूरत होती है। अब वेंटिलेशन हो गया, सब कुछ हो गया घर पर, एक अकेला लड़का रह रहा था और आप में से ही कोई था। वो पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, पास हो गया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, गवर्नमेंट जॉब लग गई। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद किसी जगह पर पोस्टिंग हो गई, वहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर मिल गया, लड़का खुश। घर वाले टेंशन में कि अरे बेटा तो चला गया, ऊपर वाला रूम पूरा, ऊपर वाला पूरा जो जगह है वो पूरा खाली है, तो क्यों ना किसी बच्चे को दे दिया जाए। तो पता चला खुद के घर के पास इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो मम्मी पापा ने जाकर वहाँ पर लगा दिया कि एडवर्टीजमेंट के भैया किसी को किराए पर चाहिए। तो फिर वही आपके तरीके का एक लड़का आया और डेली उसके घर पर आ रहे हैं 8-10 लड़के, 8-10 लड़के, 8-10 लड़के। तो 8-10 लड़के आ रहे हैं, लेकिन घर वालों को लगा था कि एक ही बच्चा आएगा, लेकिन वहाँ पर सडन लोड बढ़ गया।
है ना, स्टोरी में नहीं जाना है, लोड पर जाना है, रिटर्न तो लोड पर जाना है। तो लोड आपने जो सोचा था वो लोड ना रहकर लोड बढ़ गया। लेंथ वो तो नहीं बढ़ सकती है कि बच्चे आए, बच्चों ने कहा कि अंकल आंटी नीचे सो रहे हैं तो एक काम करते कॉलम को खसका दिया तो बीम की लेंथ बढ़ गई, ये तो नहीं होगा ना। तो ये नहीं हुआ, है ना, हनुमान है नहीं वो कि उन्होंने पूरा दुनिया ही आपके पास पर इधर से उधर कर दिया। तो लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, वो क्या चेंज हो रही है, लोड। अब लोड आपने क्या कर दिया, लोड क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब यदि लोड बढ़ा दिया आपने, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि लोड आपने बढ़ा दिया तो अप्लाइड मूवमेंट बढ़ गई। तो हम कंक्रीट से अब चाह रहे हैं, आज से बनने के 15 साल बाद हम कंक्रीट से कह रहे हैं अरे सुनो ना, लोड बढ़ा दिया, रोक लो। कंक्रीट का अरे भाई हमारा रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि मेरी तो रेजिस्टेंस सर्टेन है, फिक्स है। तो इसीलिए मैं बात करता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। और पहले से ही आपका जो इंजीनियर है उसको ये चीज मानकर रखना होगा कि उस जगह पर फ्यूचर में यदि लोड बढ़ गया तो भी कैपेसिटी रहे। तो हमने क्या किया है, हमने इस लोड को इस जो नॉर्मल लोड लगने वाला उस लोड के लिए नहीं, उस लोड को भी हमने 1.5 गुना बढ़ाकर इस्तेमाल किया है। उस लोड को भी हमने क्या किया है, 1.5 गुना बढ़ाकर इस्तेमाल किया है। क्लियर है बात? तो 1.5 गुना बढ़ाकर इस्तेमाल किया है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं रजिस्टिंग मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो रजिस्टिंग मूवमेंट कैसे निकाली जाएगी? अब मूवमेंट इज इक्वल टू, सर पढ़ रखा है हमने, क्या पढ़ रखा है सर, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ रखा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ रखा है। हाँ भाई पढ़ रखा है। तो यहां पर देखो क्या है, यह है कंप्रेशन फोर्स, है क्या कंप्रेशन फोर्स? हाँ सर दिख तो रहा है कंप्रेशन फोर्स जैसा। तो दिस इज कंप्रेशन फोर्स इंटू लिवर आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा क्या, मूवमेंट। हाँ सर ये मूवमेंट आ जाएगा कंप्रेशन जोन से, बिल्कुल कंप्रेशन जोन से। अरे बाबा कंप्रेशन जोन से निकालो चाहे टेंशन जोन से निकालो, मूवमेंट तो आनी बराबर ही है ना, क्योंकि आपके पास में रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये तो बराबर आएगा ही। तो हाँ सर वैसा भी कर सकते हैं। तो मतलब सर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, और टेंशन इंटू लिवर आर्म, ये आ जाएगा टेंशन जोन से, है ना। और ये दोनों क्या है आपके पास पर रेजिस्टिंग मूवमेंट है। क्लियर है बात? ये जो लिखा है मैंने ये क्लियर है, समझ आया नहीं आया? बताऊंगा अभी, संदीप महेश्वरी थोड़ा सा इंतजार करो, बताऊंगा उस बारे में भी। चलिए तो हमें निकालना है रेजिस्टिंग मूवमेंट, ये बात क्लियर हो चुकी है अभी। अप्लाइड वाला पार्ट तो सर सोम वाला ही पार्ट है, वो तो कभी भी निकाल लेंगे जब बोलोगे आप। रजिस्टिंग मूवमेंट निकालना है। रजिस्टिंग मूवमेंट क्या बोला है, अरे कुछ भी नहीं है। रजिस्टिंग मूवमेंट मतलब 2 चीजें निकालनी है आपको, क्या, कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स। लिवर आर्म तो निकाल ही लोगे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स। क्लियर है बात? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? सर आप ऐसा ये अभी इतना क्यों बता रहे हो? हमने तो बहुत सारी जगह वीडियो देखे हैं, मतलब YouTube वगैरह पर वीडियो देखे हैं। सर लोग तो सीधा इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सर लोग इसलिए बढ़ जाते हैं आगे क्योंकि वो आपको मानते हैं विद्वान, वो आपको विद्वान मानते हैं, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे पता है कि वास्तविक जीवन से आपने कितने अच्छी तरीके से इन सब चीजों को लगाया है। पढ़ा तो मैं भी दूंगा आगे, लेकिन ये समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब यहां पर मैं बात करता हूं कंप्रेशन फोर्स, टेंशन फोर्स, इनके बारे में पता चल गया। हम आखिरी स्टेज तक क्यों, हम कहां तक जाना चाहते हैं, मंजिल क्या है हमारी? सर हमारी मंजिल है कि कंप्रेशन और टेंशन फोर्स निकाल लूं मैं। यहां जो कंप्रेशन और टेंशन फोर्स दिख रहा है वो निकाल लूंगा, लिवर आर्म निकाल लूंगा। क्या करोगे भाई उसका? अरे सर उससे रजिस्टिंग मूवमेंट निकल जाएगी। अरे रजिस्टिंग मूवमेंट का क्या करोगे? अरे सर अप्लाइड से कंपेयर करूंगा, उससे क्या होगा? अरे सर पता चलेगा ना कि हमारी बीम रजिस्ट कर भी पा रही है, नहीं कर पा रही है। अच्छा यदि कर पाई तो सर बहुत अच्छा, खुश। नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। कैसे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज कर देंगे। और क्या करोगे? सर ज्यादा कुछ हुआ तो सरिया लगा देंगे टॉप में, तब भी कंक्रीट फेल नहीं करेगा। तरीके हमारे पास पर सर बहुत सारे, हमें तो लेकिन पता करना क्षमता है कितनी। क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंप्रेशन और टेंशन फोर्स की। सर कंप्रेशन फोर्स की बात करो, टेंशन फोर्स की। फोर्स इज इक्वल टू सर क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू सर आप लिख सकते हो स्ट्रेस इनटू एरिया। अरे बाबा लिख सकता हूं क्या भाई संदेव? अरे संदीप महेश्वरी
मनीष, अंकित, सुमित, जितेंद्र, जीत, लिख सकता हूं क्या? मनोज कुमार भाई लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर। यदि मैंने ये लिख दिया तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एकदम वापस आओ, वापस आओ। कहां किसकी बात कर रहे हैं? रजिस्टिंग। तो ये स्ट्रेस किसकी होगी? ये सर ये स्ट्रेस होगी, रजिस्टिंग स्ट्रेस होगी। कौन सी स्ट्रेस होगी ये? सर ये रजिस्टिंग स्ट्रेस होगी। अच्छा रजिस्टिंग स्ट्रेस होगी। कौन ऑफर करता है रजिस्टिंग स्ट्रेस? कौन ऑफर करते हो? आप, मैं या मटेरियल? आप, मैं या मटेरियल? कौन ऑफर करता है? अरे सर हम क्या ऑफर करेंगे रजिस्टिंग स्ट्रेस? यहां पर बीम की बात चल रही तो मटेरियल ही तो करेगा सर। ठीक है, मटेरियल ने कर दिया, मटेरियल ने कर दिया। तो मटेरियल की रेजिस्टिंग स्ट्रेस, मटेरियल कौन कौन सा है? मटेरियल है सर एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम कॉपर है क्या राजा? एल्यूमिनियम और कॉपर है क्या? नहीं सर, कहां एल्यूमिनियम कॉपर? इधर टॉप पे कंक्रीट और बॉटम में स्टील है। चलिए, तो टॉप में कंक्रीट और बॉटम में स्टील। तो यदि मैं यहां पर बात करूंगा, कंप्रेशन फोर्स की बात करूंगा, तो स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल कौन सा है? कंक्रीट। तो कंक्रीट से पूछेंगे कि भैया कितना रेजिस्टिंग स्ट्रेस ऑफर करोगे, बताओ। कंक्रीट बता देगा अपना रेजिस्टिंग स्ट्रेस। और फिर जितने एरिया में क्या लगा हुआ है, जितने एरिया में क्या लगा हुआ है, जितने एरिया में लगा हुआ है कंक्रीट। मतलब यदि इस डेप्थ को यदि मैं मार्क करता हूं, इस डेप्थ को यदि मैं मार्क करता हूं, क्या नाम रख देता हूं इस डेप्थ का? सर इस डेप्थ का जो मन हो नाम रख दो। इस डेप्थ को मैं बोल देता हूं यदि न्यूट्रल एक्सिस बोल देता हूं। इस डेप्थ को क्या बोल देता हूं? न्यूट्रल एक्सिस। तो आप देखिए कंक्रीट का विड्थ ये हो गया b, और यहां तक की डेप्थ कितनी हो गई? न्यूट्रल एक्सिस। मतलब b इंटू डी तो सर अभी पता चल गया एरिया, b इंटू डी तो अभी पता चल गया एरिया। अब क्या पता करना है? स्ट्रेस। 0.45 सीके वाले थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार करना है। 0.45 सीके होगी या उससे ज्यादा होगी, उससे कम होगी, थोड़ा सा देखेंगे, है ना। चलिए, तो रेजिस्टिंग स्ट्रेस पता चल जाएगी। सर स्टील तो सबसे आसान है, स्टील तो अभी लिख दो सर। आप अभी लिख दो क्या? हाँ सर आप अभी लिखो। क्या लिखना है भाई? सर स्टील की जो रेजिस्टिंग स्ट्रेस होती है ना, वो कितनी होती है? स्ट्रेस क्या होगा? रेजिस्टिंग स्ट्रेस कितनी होगी? सर एफ आई यील्डिंग स्ट्रेस होती थी। नहीं, रेजिस्टिंग स्ट्रेस जो होगी वो एफ आई नहीं मिलेगी, एफ आई से कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है सर वहां पर। कितना लिया है? कितना लिया है भाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील कितना लिया है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील कितना लिया है? सर 1.15 लिया है। अच्छा 1.15 लिया है। 1.15 जब एफआई को डिवाइड करते हो, जब एफआई को डिवाइड करते हो 1.15 से, तो कितना आता है हीरो? कितना आता है सर? आ जाता है 0.87 एफआई, 0.87 एफआई। तो ये तो क्या हो गया? ये तो क्या हो गया आपके पास पर? ये रेजिस्टिंग स्ट्रेस वाला पार्ट हो गया। इंटू क्या करना? एरिया। तो एरिया सर कितने बार लगे हैं? 3 बार। तो 3 बार का, एक बार का डाया निकाल लिया। जैसे आपके पास पर एक बार का एरिया निकाल लिया। मान लीजिए आपके पास 16 mm का बार है। कितने का है? 16 mm का बार है। 16 mm के एक बार का एरिया होता है कितना? 200 mm स्क्वायर, 200 mm स्क्वायर। सो सर 200 का एक बार है तो 200 के 3 बार हो गए तो 600 हो गया। वैसे ही तो अपन लिख देंगे एरिया ऑफ व्हाट? स्टील। कहां पर लगा है? टेंशन में, कंप्रेशन में। एरिया ऑफ स्टील कहां लगा है? टेंशन में, कंप्रेशन में। कहां लगा है भाई? कहां लगा है? कहां लगा है सर? टेंशन में तो AST। क्लियर है? क्लियर है सर? ये तो आप पूरा टेंशन फोर्स निकाल ही दिए। मतलब सर आप जो बोल रहे थे कि हमें 2 चीजों की जरूरत है, कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स की, टेंशन फोर्स निकाल दिए। कंप्रेशन फोर्स में बात करें तो कंप्रेशन फोर्स का एरिया भी बता दिए। तो कंप्रेशन फोर्स का बचा ही क्या? कंप्रेशन फोर्स का बचा क्या? स्ट्रेस निकालना। सर वो भी पता है, रुक जाओ अभी थोड़ा, रुक जाओ। 0.45 सीके नहीं होता। क्यों नहीं होता बताऊंगा, वही चीज बता रहा हूं। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं हम? कुछ नहीं पढ़ रहे थे। फिर से अगेन वापस आओ। फिर से क्या पढ़ रहे थे सर? अप्लाइड और रेजिस्टेंस। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बीम में कितना रेजिस्टेंस होगा कंप्रेशन से, कितना रेजिस्टेंस होगा टेंशन से, अगेंस्ट दी अप्लाइड मूवमेंट। तो अप्लाइड मूवमेंट हमेशा किससे कम होनी चाहिए? रेजिस्टिंग मूवमेंट से। तो बीम हमेशा सेफ रहेगी, तो रेजिस्टिंग मूवमेंट से कम होनी चाहिए। रेजिस्टिंग मूवमेंट हमने पता किया, मूवमेंट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। फोर्स यहां पर कौन सा है? कंप्रेशन फोर्स। फोर्स यहां पर कौन सा है? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो इधर से मूवमेंट आ जाएगी, है ना। टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, इधर से आ जाएगी। टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, इधर से मूवमेंट आ जाएगी। क्लियर है? बना दूं ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? ये हो जाएगी, है ना। टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, और उसी जगह, और जब कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म करूंगा तो ये मूवमेंट आ जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टारगेट क्या है, समझ आया नहीं आया? जल्दी बताइए,
न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है सर? अरे न्यूट्रल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन at which we can say zero strain and above which the maximum strain or above which strain is linearly increasing due to bending. Or neutral axis is the part where we can see zero bending moment. ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें जानकर हम बढ़ते हैं आगे। सर आगे बढ़ना क्या करना है अब सर? अरे वही काम करना है जो अभी डिसाइड किया ना सर। अभी क्या डिसाइड किया हमने? अभी ये डिसाइड किया कि ये जो फोर्स है ना हमारा, टेंशन और कंप्रेशन फोर्स, इन टेंशन और कंप्रेशन फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या करना है हमें? टेंशन और कंप्रेशन फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले एक एक कर चीजें निकालते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम डिनोट करेंगे एक्स-यू लिमिट्स है। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का कैलकुलेशन। सर ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताइए, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझेंगे ना, बहुत ज्यादा नहीं समझना क्योंकि आपको भी समझ आ गया। यह है बीम का क्रॉस सेक्शन, ये हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर है कंप्रेशन जोन, इसके नीचे है टेंशन जोन। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इट्स ऑल अबाउट, ये पूरी की पूरी थ्योरी है स्ट्रेन डायग्राम के रिगार्डिंग। ये स्ट्रेन डायग्राम बन गया। ठीक है, यहां पर स्ट्रेन कितना होगा? यहां पर स्ट्रेन कितना होगा हीरो? सर 0.0035। ज्यादा से ज्यादा इतना आ सकता है, इससे ज्यादा आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा इतना आ सकता है, इससे ज्यादा आ सकता है, यस और नो? इससे ज्यादा आ सकता है, यस और नो? बताएंगे, इससे ज्यादा आ सकता है, यस और नो? इससे ज्यादा आ सकता है, यस और नो? नहीं सर, लगता तो नहीं है इससे ज्यादा आ पाएगा। यदि इससे ज्यादा नहीं आ सकता तो क्या ये न्यूट्रल एक्सिस जो है उससे नीचे जा सकती है? भेज कर देखो सर, भेज कर देखते हैं, भेज कर देखते समझ आ जाएगा ना सर कि जा पाएगी कि नहीं। यहां भेज दो न्यूट्रल एक्सिस, यहां भेज दिया। स्टील तो यहीं रहेगा, स्टील तो यही रहेगा। मान लो स्टील यहीं पर है, इसी लेवल पर। स्टील तो कहीं जा नहीं रहा। अब स्टील कहीं नहीं जा रहा तो फिर क्या होगा? स्ट्रेन डायग्राम चेंज होगा। अरे सर बिल्कुल चेंज होगा, न्यूट्रल एक्सिस यहां है तो स्ट्रेन डायग्राम को चेंज करिए आप। चलो भाई चेंज कर देता हूं मैं। ये जो स्ट्रेन है 0.0035 से ज्यादा आया उससे कम आया? 0.0035 से ज्यादा आया उससे कम आया? बताएंगे, ज्यादा आया कम आया? ज्यादा आ रहा है सर, ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल ज्यादा आ रहा है। इतना अलाउड है क्या? इतना अलाउड है क्या? सर देखो आ तो सकता है लेकिन कोड में अलाउड नहीं है। क्यों भाई, कोड में ऐसा कहां लिखा है? अरे सर सेकंड अजम्पशन था ना हमारी मेथड का, लिमिट स्टेट मेथड का, कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन 0.0035 ही आ सकता है। तो सर अजम्पशन के अकॉर्डिंग ना हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अजम्पशन प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है सर, लेकिन अजम्पशन के अकॉर्डिंग इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इससे आगे मटेरियल को यूटिलाइज करते नहीं देख सकते। अच्छा, इससे ज्यादा मटेरियल को यूटिलाइज करते नहीं देख सकते तो क्या मैं ये कहूं कि न्यूट्रल एक्सिस जो है, क्या मैं ये कहूं कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इससे नीचे नहीं जा सकती? क्या मैं ये कहूं कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे नहीं जा सकती? क्या मैं ये कहूं न्यूट्रल एक्सिस से नीचे नहीं जा सकती? यस और नो? यस और नो? यस और नो?
कैसे नीचे नहीं जा सकते? इससे नीचे नहीं जा सकते। यस और नो? ठीक है, मतलब नीचे जाना नॉट अलाउड। मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि ये क्या हो गई है, ये क्या हो गई है, लिमिट। इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। सर चला गया तो क्या? अरे चला जा गया तो क्या? अरे भैया अजम्पशन फेल होगा ना हीरो मेरे, अजम्पशन क्या हो जाएगा? फेल। अरे सर अजम्पशन फेल होने से क्या होगा? अजम्पशन फेल होने से हमारा पूरा कंसेप्ट ऑफ डिजाइनिंग फेल कर जाएगा, और वहां फिर ब्रिटल फेलियर और डक्टाइल फेलियर कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, हम भरोसा नहीं कर सकते उसके बाद स्ट्रक्चर जिएगा या मरेगा। ठीक है, कसमें वादे उसी दिन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो लिमिट ये है, लिमिट ये है। अब ये चीज आपको समझ में आ गया। आपने कहा सर ये तो बड़ा अच्छी चीज थी, समझ आ गई हमको। अच्छा समझ आ गई क्या? हाँ सर ये तो समझ आ गई। तो यदि ये चीज समझ में आई आपको, तो अब मैं आपसे कुछ नया चीज पूछूं कि मुझे बताइए कि क्या स्ट्रेन इससे कम आ सकती है? क्या स्ट्रेन इससे कम आ सकती है? सर मतलब स्ट्रेन इससे कम मतलब कैसे सर? देखो भाई डायग्राम बना रहा हूं, अब डायग्राम बना रहा हूं मैं, स्ट्रेन देखो कैसी हुई है। इसी पॉइंट से इतना स्ट्रेन आया, दिख रहा है कितना स्ट्रेन आया? अच्छा सर इतना स्ट्रेन आया, मतलब सर न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहीं यहां पहुंच गई है, न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहां पहुंच गई है, न्यूट्रल एक्सिस कहां पहुंच गई है? ऊपर हो गई है। तो यहां पर जो स्ट्रेन होगा, तो यहां पर जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट 0.0035 से कम होगा या ज्यादा होगा? 0.0035 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा सर, कम होगा। फेलियर होगा क्या कंक्रीट का? फेलियर होगा क्या कंक्रीट का? होगा क्या कंक्रीट का? सर नहीं होगा, नहीं होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझे, मेरी बात को ध्यान से समझे। सर आपकी ही तो बात को समझ रहे हैं, हम तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे अपने दिमाग से। तो यहां पर मेरी जो बात है वो क्या कह रहा है, पहला केस में कह रहा है कि ये पता करो कि कंक्रीट, ये पूरा सेक्शन जो है ना आरसीसी का, इस पूरे सेक्शन में इस पूरे सेक्शन आरसीसी में कंक्रीट ज्यादा से ज्यादा, कंक्रीट ज्यादा से ज्यादा कितना इस्तेमाल हो सकता है? दिस इज द लिमिट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट ज्यादा से ज्यादा इतना इस्तेमाल हो सकता है, दिस इज द लिमिट ऑफ कंक्रीट। सर इतना हो सकता है मतलब, अरे बाबा इस इतना हो सकता है का मतलब है कि कंक्रीट की विड्थ इतनी तो रहेगी फिक्स, लेकिन जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, तो वो तो पता चलेगा न्यूट्रल एक्सिस से। कितना कंक्रीट यूज हो सकता है वो न्यूट्रल एक्सिस से पता चलेगा। इतना एरिया, सर एरिया का क्या करोगे? अरे भैया यहां पर बताया नहीं था आपके पास पर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो एरिया तो आएगा ना, कितना कंक्रीट का एरिया इस्तेमाल होगा, कितना कंक्रीट का एरिया इस्तेमाल होगा। क्लियर है बात? क्लियर है? क्यों पढ़ रहे हैं? समझ आया? क्यों पढ़ रहे हैं? समझ आया नहीं आया? जल्दी बताइए। क्लियर है? देखो भैया मैं एक चीज आप लोग को पहले क्लियर कर देता हूं, मेरी क्लास में कोई ये सोचकर बैठा है कि कोर्स फटाफट हो जाए, समझ आए ना आए, तो मैं आप लोग को एक चीज पहले बता रहा हूं, मैं आपको आरसीसी की वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके बाद ना 1 साल या 1.5 साल या 2 साल, हो सकता है 2 साल तक तैयारी करना पड़े, कंपटीशन ज्यादा है, हो सकता है पहली बार में हमारा कुछ एग्जाम टाइम पर कुछ 2-4 नंबर का गलत हो जाए तो दूसरी बार हमें वापस से देना पड़े एग्जाम, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाए तो दूसरी बार आरसीसी पढ़ना ना पड़े। समझ आ रही है? आरसीसी के सिर्फ क्वेश्चन लगाना पड़े, इसीलिए बता रहा हूं। आज थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा दो, अगले बार 10 घंटे की कम जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए, तो कंक्रीट इतना हो सकता है इस्तेमाल। सो ये है लिमिट। ये कहां से पता चला आपको? सर ये लिमिट से पता चला, ये लिमिट से पता चला, ये कंक्रीट इस लिमिट तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्या कंक्रीट इससे कम इस्तेमाल हो रहा है? सर यदि स्ट्रेन 0.0035 से कम रहेगा ना, यदि ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, तो न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कुछ अलग होगी। मतलब ये जो न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू है,
मतलब ये जो न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू है, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या? अरे भाई संदीप, इसको मैं ये ऐसा लिख सकता हूं, एक्सयू लिमिट लिख सकता हूं, एक्सयू लिमिट लिख सकता हूं कि सर न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है सर, लिख सकता हूं संदीप, महेश्वरी, क्या भाई, अंकित, सुमित, बताओ, मनीष, विपिन, ऋषिकेश, लिख सकता हूं, सरफराज लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। अरे यदि इसे ऐसा लिख सकते हो तो ये जो होगी सर, ये क्या होगी? अरे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कंक्रीट पूरा स्ट्रेन, कंक्रीट में जो स्ट्रेन आ रहा है वो पूरा 0.0035 तक आ रहा है। कंक्रीट इतना स्ट्रांग है, कंक्रीट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि कंक्रीट कह रहा है अरे अभी तो और लोड लगाओ, अभी तो स्ट्रेन 0.001 ही आया है, और लोड लगाओ। अरे 0.001 मान लेते हैं, 0.001 ये है, तो 0.001 है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस यहां पर है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस यहां पर है। क्या ये न्यूट्रल एक्सिस एक्सियल लिमिट है? नहीं सर, एक्सियल लिमिट नहीं है, लिमिट तो नीचे तक है सर। तो इसे क्या नाम दे दो? इसे दे दो एक्सयू, इसे दे दो एक्सयू। क्लियर है? इसे क्या दे दो? एक्सयू। ठीक है, दे सकते हैं नाम? हाँ सर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लिमिट पढ़ने की क्यों आवश्यकता है। लिमिट पढ़ने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कंक्रीट ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी क्षमता पर काम करे तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो अपनी क्षमता, उसकी क्षमता को पता करने के लिए, उसकी लिमिट को पता करने के लिए हमने ये पता किया कि एरिया की कितनी लिमिट रहेगी, एरिया की कितनी लिमिट रहेगी। तो एरिया की लिमिट में विड्थ तो फिक्स होता है, लेकिन डेप्थ वेरी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है? बिल्कुल मनीष, सही बात है। ठीक है, समझ आया? चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं, इतना पार्ट आप समझ चुके हैं, इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। चलिए, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। तो क्या होता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? लिमिटिंग डेप्थ क्या होता है? लिमिटिंग डेप्थ क्या होता है? इट इज द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस at which concrete can be fully यूटिलाइज, जहां पर कंक्रीट को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है? ठीक है भाई? हाँ सर ठीक है। चलो अब इसमें कुछ और बात करते हैं। ये रहा बीम, ये आपके पास पर बीम, इस बीम के अंदर पर इस डेप्थ को आप क्या बोल रहे हैं? एक्सियल लिमिट। क्लियर है? इसको क्या बोल रहे हैं आप? एक्सियल लिमिट बोल रहे हैं। तो एक्सियल लिमिट की वैल्यू को पता करते हैं अपन कि एक्सियल लिमिट की वैल्यू होगी कितनी। स्ट्रेन डायग्राम की तरफ पर अपन ने नजर बढ़ाई, स्ट्रेन डायग्राम की तरफ जैसी नजर बढ़ाई तो स्ट्रेन डायग्राम हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। यहां पर स्ट्रेन है 0.0035। स्टील में स्ट्रेन कितना था? 0.002 प्लस 0.87
एफ आई अपॉन ई एस। ठीक है, इतना था स्ट्रेन। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए नोटेशन देता हूं। इस पॉइंट का नोटेशन है ए, इस पॉइंट का है बी, इस पॉइंट का है ओ, इस पॉइंट का है सी, इस पॉइंट का है डी। ठीक है, ओके। हाँ सर, ठीक है। हाँ जी, तो हम देखते हैं फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, ध्यान से देखते चले, है ना, आप लोग उधर देखते चाहिए और जो फिर मैं लिखता जा रहा हूं उसको कंपेयर करते जाइएगा। इन ट्रायंगल AOB and COD by similar triangles प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AB अपॉन AO इज इक्वल टू CD अपॉन DO। लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं ऐसा। ये डेप्थ हो जाएगी स्मॉल डी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब AB की वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू कितना है? 0.0035। AO का वैल्यू कितना है? AO का वैल्यू, AO है XU लिमिट। CD का वैल्यू कितना है? CD का वैल्यू है 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES अपॉन DO का वैल्यू कितना है? DO का टोटल डेप्थ है D, टोटल डेप्थ है D, दिख रहा है यहाँ पर टोटल डेप्थ है D, इफेक्टिव डेप्थ, और सॉरी इफेक्टिव डेप्थ है D, और उन दोनों की यहाँ पर यहाँ इतने जोन का डेप्थ कितना है? XU लिमिट। तो नीचे वाले जोन का कितना बचा सर? वो बच गया आपके पास पर स्मॉल d माइनस XU लिमिट। थोड़ा सिंप्लीफाई किया ट्रांसफर कर D माइनस XU लिमिट अपॉन XU लिमिट 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES अपॉन ये 0.0035 यहाँ आ गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई किया तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ D अपॉन XU लिमिट माइनस ये क्या हो जाएगा? XU लिमिट अपॉन XU लिमिट, वो क्या हो जाएगा? 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES अपॉन 0.0035। ठीक है, क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे? D अपॉन इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जब आप लोग नोट्स देखें तो आपको समझ आए कि कहाँ से लिखा है। तो D अपॉन XU लिमिट इज इक्वल टू माइनस वन उधर गया तो प्लस 1 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES अपॉन 0.0035 प्लस 1, ये माइनस 1 था इधर आया प्लस 1 हो गया।
अब क्या करेंगे, इसी को एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो d अपॉन एक्स यू लिमिट इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 fy अपॉन ES प्लस 0.0035 अपॉन 0.0035। इन्वर्ट कर दो, पलट दो इक्वेशन को, एक्स लिमिट अपॉन डी इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन 0.002 प्लस 0.87 fy अपॉन ES प्लस 0.0035। क्या निकालना हमें, एक्स लिमिट निकालना है। एक्स लिमिट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं एक्स लिमिट इज इक्वल टू 0.00 क्लियर है। इसको और सिंपल लिखना चाहे तो अपन और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स यू लिमिट इज इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट अपॉन स्ट्रेन ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट। क्लियर है, क्लियर है भाई सभी को? क्लियर है सर। अब यहां से क्या करना है, अरे यहां से एक्स लिमिट की वैल्यू निकालनी है ना। इसको रखो याद, या इसको याद रखो, जिसको याद रखना है। ऊपर वाले को याद रखना है, इसको याद रख लो। ऊपर वाले को याद रखना, ऊपर वाले फॉर्मूले को याद रख लो, ठीक है। सो अब क्या करना है, Fy की वैल्यू आपको पता है अलग अलग ग्रेड होते हैं अलग अलग ग्रेड, अलग अलग ग्रेड के लिए Fy की वैल्यू अलग अलग होगी, और अलग अलग Fy और ES की वैल्यू तो फिक्स है। तो अलग अलग Fy की वैल्यू के लिए आपके पास पर एक्स लिमिट अलग अलग हो जाएगा, और ES की वैल्यू फिक्स है। ये आप रखिए और निकाल लीजिए। ये आप रखते हैं, निकालते हैं, तो आपके पास पर जो डेटा देखने को मिलता है वो डेटा क्या होता है, तो आपको देखने को मिलता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या आता है, और क्या रहती है ग्रेड ऑफ स्टील। क्लियर है। ग्रेड ऑफ स्टील क्या है आपके पास पर, ग्रेड ऑफ स्टील है सर 250, 415, 500। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, Fy की वैल्यू की। तो यहाँ पर जब डेटा निकालते हैं आप तो आ जाता है 0.53D, 0.48D, 0.46D। सर क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब आप यहाँ पर जब Fy की वैल्यू को रखोगे 250, तो जो आंसर आएगा ES की वैल्यू 2 × 10⁵ तो आएगा 0.53, और डी मल्टीप्लिकेशन में है ही। जब 415 रखोगे तो 0.48, और जब 500 रखोगे तो 0.46 आएगा, जो मैंने यहां लिखा है। क्लियर बात, क्लियर है। क्लियर है, चलिए ओके। चलिए, तो मुझको लगता है कि ये वाला पार्ट समझ में आएगा। सेकंड अपन बात करते हैं, ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे हैं
एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की XU की। सर अभी तो हमने बात किया कि कंक्रीट लिमिट तक में कितना होगा, तो उसकी वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। अब कंक्रीट लिमिट से यदि आपके पास पर कम इस्तेमाल किया जा रहा है ना, अपनी लिमिट से क्या किया जा रहा है, कम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अपन क्या किएंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे उसी को देखते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हम एक अजम्पशन मानते हैं, वी आर अज्यूमिंग what we are assuming in balanced condition। बैलेंस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, इन बैलेंस्ड कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, बैलेंस कंडीशन में देखने को मिलेगा कंप्रेशन फोर्स या कंप्रेशन रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, टेंशन रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा, टेंशन रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा। दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग। यदि ये चीज हम अज्यूम कर रहे हैं तो हमें इन दोनों फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी, है ना। अब दोनों फोर्स की वैल्यू निकालिए, टेंशन फोर्स तो पता है, जो पता नहीं है वो है कंप्रेशन फोर्स। जो पता नहीं है वो क्या है, कौन सा फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स कितना हुआ, वी नो, क्या पता भाई हमें, सर हमें पता है टेंशन फोर्स, तो लिख लो भाई, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा सर, 0.87 Fy, दिस इज द स्ट्रेस, इनटू एरिया, एरिया इज ES, एरिया इज ES, ठीक है। तो टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0.87 Fy इंटू EST। नाउ ये हमारी बात हुई है कंप्रेशन एंड टेंशन फोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। नाउ ठीक है, अब हमें जो नहीं पता है वो कंप्रेशन फोर्स है, तो कंप्रेशन फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स के लिए हम थोड़ा सा ना स्ट्रेन डायग्राम को एक बार पढ़ते हैं। स्ट्रेन डायग्राम क्या कहता है, स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डायग्राम दोनों को ही आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं दोनों ही बना देता हूं। यह है स्ट्रेस डायग्राम। हमें किस जोन के बारे में पढ़ना है भाई, हमें किस जोन के बारे में पढ़ना है, टेंशन है कंप्रेशन, सर कंप्रेशन, तो टेंशन वाले के डायग्राम को अभी ओवर शेडो कर दो, तुम्हें नहीं देख रहे हैं, तुम्हें नहीं देख रहे हैं, तुमसे कोई मतलब नहीं है अभी, अभी सिर्फ मतलब है कंप्रेशन जोन से, कंप्रेशन जोन से मतलब है। तो यहाँ पर स्ट्रेन कितना है, यहाँ पर स्ट्रेन है 0.0035, ठीक है। इस लेवल पर स्ट्रेन कितना है, इस लेवल पर स्ट्रेस कितना है, सॉरी स्ट्रेन कितना है इस लेवल पर, सर इस लेवल पर स्ट्रेन है 0.002, इस लेवल पर स्ट्रेन कितना है 0.002। यहाँ पर रेजिस्टिंग स्ट्रेस कितनी है 0.45 FC के,
ये टोटल डेप्थ कितनी है, ये टोटल डेप्थ है सर XU। अभी अपन XU के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं भी हो सकती है ना, इट इज XU। ये वैल्यू कितनी है भाई सर, कौन सी, ये लेंथ कितनी है और नीचे वाली लेंथ कितनी है बताइए, ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली लेंथ कितनी है सर, वो पता नहीं, अरे नाम रख लो कुछ। हाँ सर नाम रख लेते हैं, इसको बोल दो x1, इसको बोल दो x2, चलेगा, x1 और x2 चलेगा, ठीक है, x1 x2 बोल दो, है ना। अभी x1 x2 की वैल्यू तो नहीं पता है, ठीक है सर, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो रेक्टेंगुलर जोन है, इस जोन को आप रेक्टेंगुलर जोन बोल सकते हो, अरे बोल सकते हो कि नहीं बाबा बताओ। और इसको क्या बोल सकते हैं भैया मनीष सर, इसको बोल सकते हैं पैराबोलिक जोन। कौन सा जोन बोल सकते हैं, पैराबोलिक जोन बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं सर, पैराबोलिक जोन। ओके चलिए, अब एक डायग्राम और बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये थे बीम, डायग्राम पर ध्यान देना, ये नहीं कि सर डायग्राम कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अभी उस पर नहीं, बनने दो। दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, उसको इस साइड से देखना चाहो तो ऐसे, डायग्राम को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, डायग्राम को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। ये बीम है ना, बीम का पार्ट है, और दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, अभी सर आपने क्या किया है, अभी ना आपने स्ट्रेस डायग्राम, ये जो हम इधर से देख रहे थे अभी तक जो हम इधर से देख रहे थे, है ना, अभी तक हम जो इधर से देख रहे थे, आपने उसका 3D व्यू में बनाया है ना। तो मैंने बीम का पार्ट बनाया है, तो ये बीम के अंदर पर दिस इज व्हाट, दिस इज सर विड्थ ऑफ द बीम, और ये क्या है आपके पास पर, ये है आपके पास पर ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। यहाँ कहीं पर आपको लगे हुए मिलेंगे रेनफोर्समेंट सरिये लगे हुए मिलेंगे, क्लियर है। थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो, यस और नो, जल्दी बताओ, इमेजिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, जल्दी बताओ। यस सर कर पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये है आपके पास पर बीम, है ना। अब ये है आपके पास पर, यदि मैं बात करता हूं, ये पार्ट देखना है आपको, दिस इज रेक्टेंगुलर, इसको देखकर रेक्टेंगुलर नहीं बोलना है, ये तो साइड व्यू है, एक्चुअल में दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्ट, है ना। और इस रेक्टेंगुलर पार्ट की डेप्थ कितनी है,
इस रेक्टेंगुलर पार्ट की डेप्थ कितनी है सर? इस पार्ट की डेप्थ आपने रखा है x1 और इसके नीचे वाला जो है उस पार्ट की डेप्थ आपने रखा है x2। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए। तो दो कंप्रेसिव फोर्स है, जो दो कंप्रेसिव फोर्स है आपके पास पर एक्ट कर रहे हैं। कितने हैं? दो कंप्रेसिव फोर्स है जो एक्ट कर रहे हैं। रेजिस्टिंग फोर्स है, तो दो रेजिस्टिंग फोर्स है आपके पास पर जो यहां से आपके पास पर निकलेंगे रेजिस्टिंग फोर्स। तो दो रेजिस्टिंग फोर्स आपके पास पर, एक रेक्टेंगुलर जोन से रेजिस्टेंस मिल रहा है और एक पैराबोलिक जोन से। एक रेक्टेंगुलर जोन और एक पैराबोलिक, दोनों की सीजी से आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को जो रेक्टेंगुलर जोन से मिल रहा है उसको मैं C1 बोल देता हूं, या CR बोलना चाहे आप CR बोल दीजिए, है ना। और पैराबोलिक जोन वाले को मैं CP बोल दे रहा हूं या C2 बोल दे रहा हूं। 2 इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि अपन ने न्यूट्रल एक्सिस को भी 1-2 के नाम पर रखा है ना, तो इसलिए इसको भी अपन 1-2 के नाम पर रख लेते हैं। क्लियर है? और टेंशन से अपने को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, टेंशन इन तीनों से मिलाकर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और वो है टेंशन फोर्स अकेला। क्लियर है? समझ आया? और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? लेवर आर्म। लेकिन कंप्रेशन कौन से 1 या 2 से लेंगे? तो आपको दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा, है ना। एवरेज नहीं करना पड़ेगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, चलिए चलिए। तो हमें क्या करना है? रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक जोन को इंडिविजुअली पढ़ना है। रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक जोन को इंडिविजुअली पढ़ना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक जोन को इंडिविजुअली पढ़ना है। तो मैं रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक जोन के लिए आपको यहां पर ही ले जा रहा हूं मैं साइड में, है ना। दूसरी स्लाइड में नहीं, इसी स्लाइड में मैं स्क्रीनशॉट लेने में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो बात करते हैं इन रेक्टेंगुलर जोन। रेक्टेंगुलर जोन के अंदर पर बात करेंगे तो क्या होगा? रेक्टेंगुलर जोन पर बात करेंगे तो क्या होगा? हमें क्या निकालना है? कंप्रेशन फोर्स। तो कौन सा होगा? C1। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। तो मुझे बताइए कि कंप्रेशन जोन में, कंप्रेशन जोन जो रेक्टेंगुलर जोन है वहां पर स्ट्रेस यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? देखकर बताइए, स्ट्रेस यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? जल्दी देखकर बताइए, जल्दी से देखकर मुझे बताएंगे कि स्ट्रेस जो है वो यूनिफॉर्म है वहां पर या नॉन यूनिफॉर्म है। जल्दी बताएंगे। इस जोन की बात चल रही है, इस जोन की बात चल रही है। इस जोन में स्ट्रेस कैसी है सर? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेस यूनिफॉर्म है, तो आप ले लीजिए स्ट्रेस कितना है? 0.45 FCK, दैट इज स्ट्रेस। ये हो गया स्ट्रेस। और एरिया कितना हो जाएगा? ये विड्थ कितनी है भाई? ये विड्थ है सर B, ये विड्थ है कितनी? B। और डेप्थ कितनी है? x1। विड्थ है B और डेप्थ कितनी है? x1। तो B इंटू x1 दैट इज एरिया। स्ट्रेस इंटू एरिया दैट इज कंप्रेशन फोर्स। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? इसको देखकर मत बोलना कि सर विड्थ तो 0.45 FCK है, क्योंकि डायग्राम ये देखना है, डायग्राम इसलिए मैंने ये बनाया है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, चलिए भाई अब बात करते हैं कंप्रेशन फोर्स 2 की इन पैराबोलिक जोन। इन पैराबोलिक जोन, पैराबोलिक जोन में क्या होगा भाई? सर पैराबोलिक जोन में C2 फोर्स निकालेंगे। पैराबोलिक जोन की मतलब बात चल रही है, मतलब क्या चल रहा है सर? पैराबोलिक जोन की बात चल रही है, मतलब अब आप इस जोन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर स्ट्रेस यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? यहां पर स्ट्रेस यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? सर नॉन यूनिफॉर्म। यदि ये ऐसा रहता तो देखकर बताइएगा, ऐसा रहता तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा रहता तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ये वाला जो बनाया है ऐसा रहता तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा रहता तो सर ऐसा रहता तो यूनिफॉर्म बोलते। अभी जो आप बात कर रहे हैं जिसको शेडेड किया नॉन यूनिफॉर्म। ये स्ट्रेस कितनी थी
सर ये है 0.45 FCK, कितनी है 0.45 FCK, लेकिन आप कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी थी 0.45 FCK, आप कितनी इस्तेमाल कर रहे हो, सर हम उससे कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ पैराबोला कर रहे हैं। तो पैराबोला रेक्टेंगल का कितना होता है, पैराबोला रेक्टेंगल का कितना होता है, सर पैराबोला रेक्टेंगल का कितना होता है वो पता है, लेकिन हम ये भी बता दें कि जो आपके पास पर हट जाता है पैराबोला से, दैट इज 1/3 ऑफ रेक्टेंगुलर, मतलब 0.45 FCK का 1/3 तो पार्ट इंक्लूडेड ही नहीं है, 1/3। तो बचा कितना, बचा कितना, बचा कितना, सर बचा हमारे पास पर कितना 2/3, बचा कितना 2/3 बचा। बचा कितना 2/3, ठीक है। यदि बचा 2/3 तो मैं यहां पर लिखता हूं कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू, कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस कितनी है, ये स्ट्रेस, ये वाली जिसको पिंक कलर से शेडेड कर दिया, ये वाली स्ट्रेस कितनी है, सर ये वाली स्ट्रेस बची है 2/3, 2/3 ऑफ कितना 0.45 FCK का, 0.45 FCK का कितनी बची है स्ट्रेस, 2/3 बची है, ठीक है। अब एरिया, इस पैराबोलिक जोन का एरिया निकाला जाए तो सर साइड से देखेंगे, इधर से देखेंगे, इस तरफ से देखो, क्रॉस सेक्शन से देखो, विड्थ कितनी है, सर विड्थ तो वही है, विड्थ कितनी है भाई, सर विड्थ तो बी ही है, और जो डेप्थ है, डेप्थ कितनी ले ली गई है, सर डेप्थ ले ली गई है x2, डेप्थ कितनी ले ली गई है x2, क्लियर है बात, क्लियर है बात, डेप्थ कितनी ले ली गई है, डेप्थ ले ली गई है x2, ठीक है, डेप्थ ले ली गई है x2। यदि डेप्थ x2 ले ली गई है, ठीक है, अब दोनों फोर्स को ऐड कर दो, दोनों फोर्स को ऐड कर दो, कर सकते हो क्या, हाँ सर कर सकते हैं, दोनों फोर्स को ऐड कर दिए, तो दोनों फोर्स को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, दोनों फोर्स को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, सर दोनों फोर्स को ऐड कर दिया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दोनों के डेटा को यहां रखना और दोनों के डेटा को यहां रखकर सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन सर x1 और x2 तो xu के फॉर्म में होंगे, तो x1 x2 को निकालते हैं, यहां पर देखिए मैं x1 और x2 निकाल रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए ट्रायंगल दिख रहा हूं, यहां पर देखो ये O, ये A, ये B, ये पॉइंट X, ये पॉइंट Y, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, कौन सा, AOB एंड XOY, XOY, AOB एंड XOY, AOB एंड XOY के बेसिस पर बात करें तो अपन लिख सकते हैं AB अपॉन AO इज इक्वल टू XY अपॉन XO। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 0.0035, AO की वैल्यू कितनी है, टोटल है AO की वैल्यू XU, ठीक है। XY की वैल्यू, XY की वैल्यू है 0.002 अपॉन XO की वैल्यू कितनी है, XO की वैल्यू को x2 से रिप्रेजेंट कर रखा है अपन ने, तो यहां से x2 निकाल सकते हैं, यहां से निकालने की कोशिश किया अपन ने, क्या निकालने की कोशिश, x2 को उधर भेजा, बाकी सबको उधर भेजा, तो क्या हो गया आपके पास 0.002 अपॉन 0.0035, 0.0035 इनटू XU, तो x2 जो है वो XU का पार्ट हो गया, x2 जो है वो XU का पार्ट हो गया, तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है, क्लियर है, तो इट इज हाउ मच 4/7 ऑफ XU, इट इज कितना, x2 कितना हो गया 4/7। यदि 7 में से 4 पार्ट नीचे है तो ऊपर कितने होंगे, 7 में से 4 पार्ट नीचे है तो ऊपर कितने होंगे, सर 3 पार्ट होंगे, सो x1 कितना हो जाएगा, सर x1 हो जाएगा 3/7 XU, x1 कितना हो जाएगा 3/7 XU। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो x1 और x2 की वैल्यू यहां से उठाकर रख देना, यहां से उठाकर रख दोगे तो C जो फोर्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.36 FCK BXU, कितना 0.36 FCK BXU, क्लियर है सभी को। सर कैसे हो जाएगी, अरे भैया C1 की जगह ये रखोगे ना, C2 की जगह ये रखोगे, X1 की जगह ये रखोगे 4/7 XU,
और x2 की जगह क्या रखोगे, x2 की जगह क्या रखोगे 3/7 XU। सर 3/7 4/7 कैसा है, इसको सॉल्व करोगे तो 4/7 आएगा। मतलब x2 जो नीचे वाला पार्ट है वो 7 में से 4 पार्ट रखता है, तो ऊपर वाले के पास कितने बचेंगे 3 पार्ट, तो उसको 3/7 लिख दिया। कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर लेना। ओके तो यहां से आ जाता है ये कंप्रेशन फोर्स। अरे भैया हमें क्या निकालना था, सर हमें जो निकालना था ना वो ये था, देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स। तो कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स निकालना था, तो क्या निकल गया, कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स निकालना था, तो क्या निकल गया, नहीं निकला सर, निकल गया, निकल गया तो लिखो भाई, लिखो इसको। ठीक है सर लिख देते हैं। तो हमने लिखा कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू एज कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स, तो कंप्रेशन फोर्स हो गया 0.36 FCK BXU। टेंशन फोर्स पहले से निकाल लिया था 0.87 FY AST, हम XU के लिए निकाल रहे थे, तो यहां पर XU जो हो जाएगा, XU जो हो जाएगा दैट इज 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B। ठीक है, ठीक है भाई। ओके चलो स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। हाँ डायरेक्ट सी आएगा, मैं तो निकाल कर बता रहा हूं, क्वेश्चन में डायरेक्टली सी का वैल्यू आएगा, इतना पूरा तामझाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए देखिए वैल्यू, इसका सॉरी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब रुक जाओ, यहां पर रुको, पहले इसका लो, पहले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। अब इसका लो, ठीक है, ले लिया, ले लिया हुआ, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहां खत्म कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखें सभी लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल और परसों सैटरडे और संडे आपका क्लास है नहीं, मंडे को आपका क्लास लगेगा, है ना। तो बार बार पूछना नहीं है सर क्लास बंद है कब स्टार्ट होगा, तो मंडे को स्टार्ट होगा, सेम टाइम पर, कोई टाइम में चेंज नहीं है। ठीक है तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट मंडे को, और मंडे को इसी पार्ट के आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो किसी को भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है चलिए मिलते हैं मंडे को, बाय बाय, टेक केयर।